पिछले कुछ सप्ताह से आप सभी के सामने ये हेडलाइंस आ रही होंगी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन ने भारत की आर्मी को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस, कई ऐसे क्लेम्स भी देखे होंगे कि चाइना की आर्मी अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है, कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया है और इस तरह की अन्य हेडलाइंस। और इनमें से कुछ हेडलाइंस को भारत की ओपोजिशन पार्टीज ने भी पिक किया था और उस पर अपनी चिंता भी व्यक्त करी थी। हालांकि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस के साथ क्लेम्स किए जा रहे थे कि चाइना की आर्मी करीब 60 किलोमीटर अंदर तक भारत के क्षेत्र में घुस गई है, तो वो सभी वीडियोस फेक थी। कुछ थाईलैंड की आर्मी की एक्सरसाइज की थी और कुछ मणिपुर के पुराने क्लिप्स थे और वो वीडियोस उनके साथ किए जाने वाले दावों को मैच नहीं करते थे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ सप्ताह से जो अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज आर्मी की प्रेजेंस को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो क्या वो सारी रिपोर्ट्स गलत हैं? क्या वो सब कुछ प्रोपेगेंडा है या फिर इनमें कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो कि अभी सही तरीके से सामने नहीं आए हैं, जिसकी वजह से संभावित रूप से चाइना की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसे अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना नैरेटिव बिल्ड करने में काफी मदद मिल रही है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, क्या वजह हो सकती है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो जब हमने इन घटनाओं पर अपनी रिसर्च स्टार्ट करी और इसकी पूरी चेन को ट्रेस किया, तो हमारे सामने आया जून के महीने में जारी हुआ एक लेटर अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले का ताकसिंग सर्कल, जो कि एक बेहद ही दुर्गम इलाका है और जो सारे क्षेत्र के पास स्थित है। तो इस ताकसिंग वाले क्षेत्र की एक रजिस्टर्ड ट्राइबल बॉडी है जिसका नाम है नाहा वेलफेयर सोसाइटी। तो इन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भेजा था और उसमें एलिगेशंस लगाए गए थे कि चाइनीज पीएलए ने पिछले 6 सालों में उनके पुश्तैनी, चराई और शिकार की जमीन पर सड़कें, पुल और कैंप बना दिए हैं। और इसमें विशेष रूप से 5 जगहों के नाम सामने आए थे। असाफिला क्षेत्र में ओइंग, पनियार, मारपन, पोतरांग झील और तिदिंगतांग, और इनमें से कुछ जगहें पवित्र तीर्थ स्थल भी हैं। और उस लेटर में स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन किया गया कि पिछले 10 से 15 वर्षों में ताकसिंग सर्कल के बॉर्डर एरियाज पर चाइनीज पीएलए की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और जिससे उनके इरादे ये देखते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके वो उतनी लैंड को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। और ये भी लिखा गया कि 2020 से पहले जो लैंड उनकी थी अब उस पर चाइनीज पीएलए का कब्जा है और वहाँ पर उन्होंने मिलिट्री कैंप्स बनाए हैं और पिछले 5 वर्षों में इनको कनेक्ट करने वाली रोड्स भी बनाई हैं। लेकिन फिर उसके बाद 10 अगस्त को एक रिपोर्ट सामने आई जिसने इस पूरे इंसिडेंट में एक तरह से आग लगा दी। वो रिपोर्ट सबसे पहले जारी की गई थी अरुणाचल टाइम्स की तरफ से और जिसमें यह बताया गया था कि अरुणाचल की जो एक छोटी रीजनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, जिसकी 30 मेंबर असेंबली में सिर्फ 2 एमएलए हैं, तो उनकी 4 मेंबर की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 10 जुलाई को ताकसिंग, मजा और गलेमो को विजिट किया था। और उन्होंने ये क्लेम किया कि विजिट के बाद उन्होंने ये पाया कि चाइनीज़ पीएलए के जो सोल्जर्स हैं वो तय किए गए पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक भारतीय पहुंच को प्रभावी ढंग से रोक रहे थे और ज़मीन पर चीन की धीरे धीरे होने वाली घुसपैठ को मजबूत किया जा रहा था। और पीपीए का यह दावा था कि 2023 से पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से एक तक पहुंचने से भारत की फोर्सेस को रोका जा रहा था। और इनका जो सेंट्रल क्लेम है तो वो शेरा 5 पॉइंट पे जाके टिकता है, जो कि एक डेजिग्नेटेड भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट है। और ये कमेटी कहती है कि 2023 में वहाँ पे चाइनीज़ पीएलए और भारतीय सेना की अरुणाचल स्काउट्स के बीच एक फिजिकल कन्फ्रंटेशन हुआ था और दावा किया गया कि भारतीय ट्रूप्स फिर वापस आ गए थे और फिर कभी वापस नहीं गए और फिर बाद में चाइनीज़ पीएलए के ट्रूप्स ने बचे हुए इंडियन मार्कर्स को हटा दिया और तब से वो भारत के पेट्रोल्स को उस जगह तक जाने से रोक रहे हैं। इसके अलावा एक और एरिया का नाम सामने आया, नंगा पहाड़, और इसको लेकर भी कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम का ये कहना है कि ये पारंपरिक रूप से नाहा और मारा समुदायों द्वारा शिकार और याक पालन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह थी, लेकिन अब इस इलाके को भी लोकल रेजिडेंट्स के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही चाइनीज पीएलए को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है। और ये भी कहा गया कि इन घुसपैठों का तरीका सोच समझकर अपनाया गया, धीरे धीरे होने वाला और लगातार जारी रहने वाला, जो कई वर्षों से देखे जा रहे एक सेम पैटर्न को फॉलो करता है। और शेरा 5 पॉइंट को लेकर इस कमेटी ने जो दावे किए हैं उनका कहना है कि वहाँ के लोकल से बात करके उनको सब मालूम पड़ा है। लेकिन रिपोर्ट्स इस बात को भी हाईलाइट करती हैं कि भारत की जो पेट्रोलिंग है वो सीजनल है, अप्रैल से अक्टूबर तक ज़्यादा होती है और बाकी महीनों में भारी बर्फबारी के चलते और हॉस्टाइल वेदर के कारण वो लिमिटेड रहती है। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज़ पीएलए की पेट्रोलिंग लगभग साल भर जारी रहती है, जिससे उसका जो प्रेजेंस एडवांटेज है वो बिल्ड होता है। और कमेटी ने इसी वाले सिनेरियो को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा है कि ये इस बात का साफ उदाहरण है कि ज़मीन पर चीन की धीरे धीरे होने वाली घुसपैठ को कैसे मजबूत किया जा रहा है। और यही वो लाइन है जहाँ से हेडलाइन बन गई कि ताकसिंग के जो महत्वपूर्ण पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे भारत की फोर्सेस का एक्सेस चाइनीज़ पीएलए ने रोक दिया है। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है रेड फ्लैग की और कुछ क्वेश्चंस की। पहला ये कि इस क्लेम का आखिर एविडेंस क्या है। कहा तो गया कि लोकल से बात की गई है, लेकिन क्या वो डॉक्यूमेंट में है?
नहीं, अगर है तो अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा कोई सैटेलाइट इमेजेस भी सामने नहीं आई हैं, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। एक सोर्स है, एक कमेटी है, एक अखबार है द अरुणाचल टाइम्स, और वहाँ से नेशनल मीडिया, फिर इंटरनेशनल मीडिया जैसे कि रॉयटर्स, हर स्टेप पर हेडलाइंस इनकी शार्प होती गई, लेकिन एक स्पष्ट एविडेंस किसी की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इस कमेटी ने जो लोकल अकाउंट्स के हवाले से ये दावा किया है कि 2023 में इस साइट पर भारत और चाइनीज ट्रूप्स के बीच कोई फिजिकल कन्फ्रंटेशन हुआ था। तो यहाँ पर भी दो बातें समझने की हैं। पहला ये कि 2023 में भारत और चीन के बीच शेरा 5 पॉइंट ताकसिंग के पास कोई फिजिकल कन्फ्रंटेशन हुआ था, तो इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, और ना ही किसी और ने इस कन्फ्रंटेशन के बारे में इंडिपेंडेंटली कंफर्म किया है। और ये क्लेम सबसे पहले पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से ही आया है, और उसमें भी उन्होंने किसी लोकल की टेस्टिमनी की बात कही है। उससे पहले इस कन्फ्रंटेशन की कहीं भी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। अब दूसरी बात की, इस क्लेम के साथ जो ये कहा गया कि फिर इंडियन आर्मी ने विड्रॉ कर दिया था और कभी वापस नहीं लौटी, तो ये अपने आप में ही एक तरह का नैरेटिव दिखाता है। और कोई भी अगर इसको सीधे सीधे देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि मानो अगर ये कन्फ्रंटेशन हुआ भी था तो यहाँ पे शायद भारत की फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा था। जबकि एलएसी पर भारत और चीन के बीच जब भी इस तरह का कोई फेस ऑफ होता है तो उसको मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से रिजॉल्व किया जाता है, और जिसमें दोनों ही फोर्सेस पीछे हटती हैं, ना कि सिर्फ एक। लेकिन इन क्लेम्स के साथ ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि चाइना ने भी विड्रॉ किया, जबकि उल्टा ये लिखा गया कि फिर बाद में चाइनीज पीएलए ने इंडियन मार्कर्स को हटा दिया था और अब वहां पे वो भारत की पेट्रोलिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे पीपीए के क्लेम भी वन साइडेड दिखते हैं। लेकिन फिर 11 अगस्त को द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जाती है, और जिसमें ताकसिंग वाले एरिया में लेट जुलाई में हुए एक फेस ऑफ के बारे में बताया जाता है, जिसमें भारत और चीन की पेट्रोल पार्टीज फेस टू फेस आई थी। और कहा जाता है कि ये इंसिडेंट एलएसी से लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर हुआ था। और फिर यहाँ पे आमतौर पर अपनाए जाने वाले बैनर प्रोटोकॉल का पालन किया गया, और जिसके तहत दोनों पक्ष दावा करते हैं कि वे अपने एरिया में हैं, और फिर इसके बाद चीन के सैनिक पीछे हट गए थे। लेकिन इसी रिपोर्ट में आगे ये लिखा गया है कि चाइनीज अर्ली अगस्त में वापस आए और करीब 2 से 3 टेंट उन्होंने यहाँ पे सेटअप किए, और फिर उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था इस पूरे मैटर पर, तो उस पर अभी तक भारतीय सेना की तरफ से कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला है। यानी कि 2023 के कन्फ्रंटेशन वाले दावे की तरह ही ये जो लेट जुलाई वाला फेस ऑफ वाला दावा है, तो ये भी ऑफिशियली अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। जबकि इससे पहले फरवरी में ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ताकसिंग में ही सारी ताकसिंग गजंग शेडुप डार्गिलिंग मठ का उद्घाटन किया था, और उन्होंने घोषणा की थी कि बौद्ध धर्म में ताकसिंग के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे एक टूरिज्म सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। फिर 11 अगस्त को ही एएनआई की एक रिपोर्ट भी देखने को मिली, जिसमें गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया कि नाहा वेलफेयर सोसाइटी और पीपी के क्लेम के बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, जिनमें क्लेम किया जा रहा था कि जो चाइना है वो धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहा है हमारे क्षेत्र में, तो उन रिपोर्ट्स को डायरेक्टली खारिज कर दिया गया, और इस बात को मेंशन किया गया कि बिना ठोस जानकारी के किए गए जो सेंसिटिव दावे हैं वो सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है। लेकिन एएनआई की इसी रिपोर्ट में एक बात मेंशन की गई थी, जिसमें सोर्सेस ने 2 अहम बातें स्वीकार भी करी। पहला यह कि जो लॉन्गजून क्षेत्र है वो 1959 से चीन के एडवर्स पोजीशन में है, और 1959 में चीन ने असम राइफल्स की एक चौकी पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था, और आज भी वहां पर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी है। और दूसरा यह कि अस्पष्ट सीमा के कारण दोनों देशों की पेट्रोलिंग पार्टियां कभी कभी आमने सामने आ जाती हैं, और जिन्हें मौजूदा मैकेनिज्म के जरिए सुलझाया जाता है। लेकिन एएनआई की इसी रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से इस बात को भी मेंशन किया गया था कि जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो जो मेजर चाइनीज ऑपरेशंस थे वो कामेंग, सुबनसिरी, स्योम, सियांग और लोहित वैलीज में लॉन्च किए गए थे। लेकिन सीज फायर के बाद जो चाइनीज पीएलए है वो एलएसी के नॉर्थ की तरफ चली गई थी। बाकी ये भी कहा गया कि हाल के वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है वो काफ़ी मजबूत हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे पेट्रोलिंग और सर्विलियंस काफ़ी बड़ी है। लेकिन आर्मी और आईटीबीपी भी बॉर्डर को डोमिनेट करने और चाइनीज एक्टिविटीज़ को मॉनिटर और चेक करने के लिए तैयार है। बाकी जितने भी संवेदनशील दावे किए जा रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस ध्यान खींचने की कोशिश है। तो ये तो हैं वो सारी मेजर मीडिया रिपोर्ट्स जिनमें अलग अलग दावे किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के इंसिडेंट्स को लेकर। लेकिन इन सभी पर भारत के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, तो वो भी हम आपको एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। तो डिफेंस पीआरओ अरुणाचल के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो वो रॉयटर्स की ताकसिंग वाली रिपोर्ट्स पर है, जिनको कहा गया है कि इन रिपोर्ट्स की कोई पुष्टि नहीं हुई है और इनके समर्थन में कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन शेरा 5 वाले पॉइंट पर स्पेसिफिकली रक्षा मंत्रालय की कोई औपचारिक स्टेटमेंट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि यहाँ पे चाइना के किसी नए अतिक्रमण के कोई साइन नहीं दिखे, और जो आर्मी है वो इफेक्टिव तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने नाहा सोसाइटी को डिस्कशंस के लिए इनवाइट किया है। अरुणाचल के गृह मंत्री ने इन सभी को झूठ और सोशल मीडिया के रूमर्स बताया है, और उन्होंने भी किसी भी चाइनीज पीएलए की घुसपैठ से इनकार किया है। इस पर विदेश मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया है, जो कि 11 अगस्त को आई थी, तो उन्होंने डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक क्लेम को डिनाई तो नहीं किया है, बस ये कहा था कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो बहुत ही सीरियस हैं, और ऐसे में शांति और स्थिरता सबसे ज़्यादा जरूरी है, और सीमा से जुड़े हुए मामलों की स्थिति का असर हमारे व्यापक बायलैटरल रिलेशंस पर पड़ेगा। और इसमें 36 WMCC का जिक्र किया गया, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम रखने पर चीन की आपत्ति को भी इसमें खारिज किया गया था।
और दोहराया गया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य हिस्सा है। बाकी जो चाइनीज आर्मी की घुसपैठ वाली वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही थी वो सारी फेक थी और उसकी पुष्टि PIB फैक्ट चेक की तरफ से कर दी गई थी। तो ये यही दिखाता कि किसी भी ऑफिशियल बॉडी ने चाइना के किसी भी नए अतिक्रमण को कंफर्म नहीं किया है और न ही स्वीकार किया है। लेकिन ये भी दिखाता कि किसी भी ऑफिशियल बॉडी ने शेरा 5 वाले क्लेम के बारे में भी अलग से कोई बात नहीं करी है। तो फिर आखिर सच क्या है? क्या अतिक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है? 3 चीज़ें मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म्ड होती हैं और ये तीनों स्ट्रेटेजिक लेवल पर उस वायरल क्लेम से ज़्यादा बड़ा मामला है। पहला ये जो ऑफिशियली कंफर्म है कि चाइना ने अपने बॉर्डर पर करीब 628 शाओकांग विलेजेस बनाए हैं और इनमें से लगभग 72% यानी कि लगभग 450 भारत के नॉर्थ ईस्ट के सामने हैं और उनमें से भी 90% अरुणाचल को फेस करते हैं। और जबकि इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के मौजूदा डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने करी है। और ये डुअल यूज सिविलियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, परमानेंट है, पॉपुलेटेड है और ऑल वेदर है। दूसरा कंफर्मेशन है कि जुलाई 2026 में सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया था कि जो चाइना है वो लुंगजू सारी बेल्ट में 2 सेटलमेंट्स को रोड नेटवर्क से जोड़ रहा है और 2 हेलीपैड्स, कंप्लीटेड बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, सोलर पैनल्स ये सब इसमें दिखे थे। लेकिन इस निर्माण का जो अधिकतर हिस्सा है वो उस टेरिटरी में है जो कि चाइना ने 1959 के लुंगजू इंसिडेंट से कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन एक कंस्ट्रक्शन साइट और 2 हेलीपैड भारत की ओरिजिनल क्लेम वाली लाइन के अंदर दिखते हैं। हालांकि इन सैटेलाइट इमेजेस को NDTV की तरफ से जारी किया गया था और NDTV ने खुद इस बात को लेकर आगाह किया था कि इसकी इंडिपेंडेंट रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि भारत और चीन की जो सीमा है उसको कभी भी संयुक्त रूप से निर्धारित किया ही नहीं गया है, यानी कि डिफाइन नहीं किया गया कि किसकी सीमा कहाँ तक है और इसलिए दोनों पक्षों के यहाँ पे अलग अलग परसेप्शंस रहते हैं। और ये एक तरह से कोई नया जमीनी कब्जा नहीं है बल्कि पहले से उनके कब्जे में जो इलाके हैं उनको मजबूत करने की कोशिश है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से इस बात की भी संकेत देता है कि चीन संभावित रूप से आगे के क्षेत्र को कब्जा करने की तैयारी भी कर रहा है और इसी को चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति भी कहा जाता है। लेकिन चाइना ने ऊपर की तरफ मैदोग मेगा डैम जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा करीब 60 गीगावाट का प्रोजेक्ट है और इसे 3 गॉर्जेस डैम की क्षमता का लगभग 3 गुना बताया जा रहा है और इसको 2033 तक पूरा करना है। और मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने खुद इसे सियांग ब्रह्मपुत्र के लिए अस्तित्व का खतरा बताया है। तो देखिए, हमारे ओपिनियन में जो अभी तक कंफर्म्ड एविडेंस मौजूद हैं तो वो तो यही दिखाते हैं कि ऐसा कोई नया अतिक्रमण तो नहीं हुआ है जिस तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे थे, लेकिन एक बहुत ही व्यवस्थित और धैर्यपूर्ण तरीके से चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अपने कब्जे को मजबूत करने की प्रोसेस जरूर चल रही है और जो कि चीन के संभावित भविष्य के एक्शंस की तरफ संकेत देता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में और भी जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन इसके खिलाफ भारत का जवाब भी जारी है, जैसे कि सेला टनल मार्च 2024 में खुली, 1748 किलोमीटर लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बनाया जा रहा है जिसकी नींव प्रधानमंत्री ने सितंबर 2025 में रखी थी और इसके साथ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम भी सीमा से लगे गांवों में मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित है। और जबकि PPA की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी तो उन्होंने भी यहाँ पे काउंटर मेजर्स के तौर पर इस बात पर जोर दिया था कि नाचो से टाक्सिंग तक बन रही जो BRO की रोड का काम है उसे युद्ध स्तर पर तेज किया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने भारत सरकार से गेलमो से पोकोरोला तक एक प्रस्तावित 68 किलोमीटर लंबी BRO रोड को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया था और इस वाले रोड के कार्य को और तेज करने की भी डिमांड की गई थी। और ये भी डिमांड थी कि CP2 पर एक हेलीपैड बनाया जाए और CP4 और CP6 पर आर्मी के परमानेंट बेस कैंप्स स्टैब्लिश किए जाएं। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने डीजल जनरेटर्स के बजाय एक रिलायबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का भी रिकमेंडेशन दिया था ताकि फॉरवर्ड लोकेशंस जैसे कि माजा और गलेमो यहाँ पे टेलीफोन और नेटवर्क कनेक्टिविटी फंक्शनल रहे और अगर कोई अतिक्रमण वाली घटना होती है तो उसकी जानकारी समय पर मिल भी जाए। यानी कि यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी सारे प्रयास लगे हुए हैं। बस फर्क ये है कि इन सारे प्रयासों के बारे में ज़्यादातर हेडलाइंस नहीं बनती हैं और इसी वजह से शायद चाइना का नैरेटिव और उसका प्रोपेगेंडा हर बार जीतने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी की एक असली कोर जो कि PPA कमेटी की रिपोर्ट की सबसे क्रेडिबल हिस्सा भी है, चाहे उनका शेरा 5 पॉइंट का क्लेम वेरीफाई ना हो पाया हो। कमेटी का ये कहना है कि भारत की जो पेट्रोलिंग है वो इन एरियाज़ में अप्रैल से अक्टूबर तक होती है, यानी कि विंटर में ये जो टेरेन है तो ये पोर्टर डिपेंडेंट और सीजनल रूट्स पर ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल होता है। लेकिन चाइना के साइड में ऑल वेदर रोड्स हैं, परमानेंट विलेजेस हैं और इसी वजह से चाइना की जो PLA है वो यहाँ पे अपनी पूरी साल भर प्रेजेंस बना के रख सकती है। तो ज़रा सोचिए, अगर एक साइड साल के 6 से 7 महीना प्रेजेंट है और दूसरी साइड 12 महीने, तो डिनाइड एक्सेस जैसे सिचुएशन के लिए किसी ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन की जरूरत ही नहीं है। हर विंटर में एक नया स्ट्रक्चर, एक नया ट्रैक, एक नया मार्कर, जहां आप अप्रैल में वापस जाते हो, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी होती है और एक्चुअल में यही है असली स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन भी वही है जो कि भारत अभी कर रहा है और वो है समय पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि इस गेम में बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रेजेंस वहाँ पे हमेशा रहे। क्योंकि चाइनीज़ PLA की जो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक है वो भी वर्क तभी करेगी जब उसके काम करने के लिए उनके पास फ्रीडम रहे। और फ्रीडम उनके पास कैसे रहेगी जब वहाँ पे भारत की मिलिट्री की कोई प्रेजेंस है ही नहीं। और भारत की मिलिट्री की प्रेजेंस यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है।
लेकिन इस पूरे मामले पर सिचुएशंस दो अलग अलग हैं। एक सिचुएशन है जो कि ग्राउंड पर चल रही है और एक सिचुएशन है जो चल रही है हमारी मोबाइल स्क्रीन पर सोशल मीडिया के जरिए। हुआ यह था कि भारत ने अभी सर्वे में भारतीय मैप पर अरुणाचल के 27 जगहों को फॉर्मली नाम दिया और उनमें 3 जगह ऐसी थी जो कि 1962 से ही चीन के इलीगल कंट्रोल में है और चाइना उससे चिढ़ा हुआ है और ऐसी टाइमिंग पर आर्मी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर अटैक करना चीन के इंटरेस्ट में है। और ये डॉक्यूमेंटेड है कि चाइना लिंक जो ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें रिसर्चर्स स्पैमोफ्लाज कहते हैं, जबकि सिटीजन लैब ने 30 कंट्रीज में 100 से अधिक फेक वेबसाइट्स को ट्रैक किया है जो कि लोकल न्यूज आउटलेट बनकर प्रो चाइना कंटेंट चलाते हैं। मेटा की रिपोर्ट है जो क्लियरली बोलती है कि चाइनीज सीआईबी नेटवर्क ने फिक्शियस जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट बन के अरुणाचल और तिब्बत को टारगेट किया है, जबकि फेक पेटिशन भी लॉन्च किए गए हैं अपर सियांग डैम के अगेंस्ट, जिसमें क्लेम था कि इंडियन गवर्नमेंट सीएपीएफ भेज के स्वदेशी प्रोटेस्ट को क्रश करेगी। और इन सभी कैंपेन्स का जो पैटर्न है वो सेम है, किसी की पहचान को हाईजैक करना। आपको ऐसा लगेगा कि वो जो अकाउंट है वो किसी भारतीय पत्रकार का है, लेकिन असल में वो बीजिंग से स्क्रिप्टेड होगा। इसके अलावा एक सटल सी मैसेजिंग होगी, जैसे कि चाइना रिस्पॉन्सिबल है, भारत एग्रेसिव है, दलाई लामा करप्ट हैं, अरुणाचल के लोकल्स अनहैप्पी हैं, सब कुछ नॉर्मल है, ये हाई बस पॉलिटिक्स है। इसके अलावा एक परसेप्शन टारगेटिंग भी होती है, जो भारत की ऑनलाइन ऑडियंस है उनके दिमाग में डाउट प्लांट करना अलग अलग फेक वीडियोस के माध्यम से। ये सब चाइना के कैंपेन का पार्ट है। और जब गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था तो उस समय भी मल्टीपल एजेंसीज ने इस बात को एक्सपोज किया था कि कैसे चाइनीज़ और पाकिस्तानी लिंक्ड फेक हैंडल्स ने लद्दाख क्लैश की नैरेटिव मैनिपुलेट करी थी। और जब भी विशेष रूप से अरुणाचल को लेकर एक फेक कंटेंट सामने आएगा तो उसमें कभी भी आपको चाइना ने किया करके एक डिफ़ॉल्ट सा आंसर नहीं मिलेगा, जबकि इस स्पेस में 3 प्लेयर्स हैं जिनके मोटिव हैं चाइनीज़ नेटवर्क, पाकिस्तानी नेटवर्क जो कि भारत चाइना टेंशन को फ्री में एम्पलीफाई करते हैं, और उसके बाद हमारे अपने इंगेजमेंट फार्मर्स जिनको बस व्यूज़ और इंगेजमेंट चाहिए और उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ना उनको खुद से चेक करना है कि वो जो बता रहे हैं वो सही है भी या नहीं। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुस गया है, सब कुछ खो दिया है, तो वो एविडेंस से आगे भाग रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है, सब चाइनीज साई ऑप्स हैं, तो वो चाइना के बॉर्डर विलेजेस और सैटेलाइट इमेजेस को इग्नोर कर रहे हैं। और जो सच है वो इसके बीच में भी नहीं है, बल्कि सच एक अलग ही एक्सिस पर है। अगर आप एक मैक्रो पिक्चर देखेंगे तो 1962 के बाद से कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ जगहें हैं जो कि चाइना के कब्जे में हैं, और वो नई बात नहीं है। और चाइना उस कब्जे को मजबूत करने के लिए लगातार वहाँ पे महत्वपूर्ण तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और ये सब चीज़ें प्रूवन है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में कोई बड़े स्केल का फ्रेश ग्रैब जैसा प्रूफ नहीं है, और भारत ने भी चाइना को काउंटर करने के लिए अपने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दिया है। लेकिन अगर आप एक माइक्रो पिक्चर देखेंगे तो जो लोकल टेस्टिमनी है, नहा वॉरफेयर सोसाइटी का मेमोरेंडम है, पीपीए की रिपोर्ट है, तो वे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं कि शेरा 5 जैसा जो पेट्रोलिंग पॉइंट और कुछ ट्रेडिशनल लैंड्स हैं जहाँ पे भारत की एक्सेस लिमिटेड हुई है और चाइनीज़ पीएल की प्रेजेंस वहाँ पे स्ट्रांग हुई है, तो इनको ग्राउंड पर बिल्कुल सही तरीके से वेरीफाई करना बेहद ही ज़रूरी है। बाकी माइंड लेवल पर चाइना का एक लॉन्ग टर्म गेम ऑलरेडी चल रहा है, और हर कंट्रोवर्सी को नैरेटिव वॉरफेयर से रैप करके चाइना हमारे परसेप्शन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी जब कोई ये कहता है कि एलएसी पर चीन ने अपने बेसिस भारत के टेरिटरी में बना लिए, तो उनको ये भी समझना पड़ेगा कि एलएसी तो निर्धारित है नहीं कि किसकी सीमा कहाँ तक है। अगर चीन भारत की सीमा के अंदर बेस बना रहा है और ये कह रहा है कि वो उसकी टेरिटरी है, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती है? बाकी समझदारों को तो इशारा काफ़ी होता है। बाकी इस पर अगर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रहेगी तो हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी अवश्य मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।